हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज फर्स्ट टॉपिक है हमारा उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उपनिवेशवाद होता क्या है। उपनिवेशवाद जो एक विचारधारा है जिसके अंदर लोगों को गुलाम बनाया जाता है। ये विचारधारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू करी थी। देहात शब्द के बारे में अगर हम पढ़ें तो देहात जो है शब्द, इसे प्रयोग करा जाता है ग्राम के लिए, यानी कि गाँव के लिए। गाँव को ही देहात कहा जाता है। और देहात के जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जो कार्य करते हैं, उनकी सारी बातें, काम, सब चीज़ें देहात के अंदर ही आती हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लासी का युद्ध था क्या, कब हुआ, किसने स्टार्ट करा, ये सब पढ़ेंगे हम इसके अंदर अब। तो भाई प्लासी का युद्ध जो है ये एक ऐसा युद्ध था जो 1757 में हुआ था गंगा नदी के किनारे। इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे, उनकी और ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी। इसके अंदर बंगाल के नवाब हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो उसने बंगाल में अपना शासन शुरू कर दिया था। ये था आपका प्लासी का युद्ध। आते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कर व्यवस्था। कर जो होता है, कर को ही आप टैक्स भी कहते हो। अब हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके के कर लगाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में आ गई थी तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत पैसा कमाया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा कमाने के लिए 3 तरह के कर स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहला कर जो था उसका नाम था स्तंभदारी बंदोबस्त। दूसरा कर जो था उसका नाम था रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। और थर्ड जो उसका करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था मालवाड़ी व्यवस्था। तो गाइज जो मालवाड़ी व्यवस्था है, इसके बारे में आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका डिलीट हो चुका है। आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। तो बस खाली हम ऊपर वाले 2 के बारे में पढ़ेंगे, स्तंभदारी बंदोबस्त के बारे में और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। आते नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट है आपका, अब पढ़ना है हमें स्तंभदारी बंदोबस्त के बारे में कि स्तंभदारी बंदोबस्त था क्या। ये जो था एक तरह का कर व्यवस्था थी, एक जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में स्थापित करी थी। इस टैक्स व्यवस्था को जब उन्होंने स्थापित करा उस टाइम पे आपका सन था 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्थापित कर दिया था। स्तंभदारी बंदोबस्त को शुरू कर दिया था। उनने शुरुआत जब इसकी करी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जो थे भारत के, उनका सपोर्ट लिया और ताल्लुकदार जो थे उनका सपोर्ट लिया। इन दोनों के सपोर्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्तंभदारी बंदोबस्त की शुरुआत कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम पे उसका गवर्नर जनरल जो थे वो कॉर्नवालिस थे। इनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत हो गई थी। जो स्तंभदारी बंदोबस्त था, इसके अंदर जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक थे, उन्हें भी बहुत सारा काम दिया गया। उन्हें सबसे पहला काम यही दिया गया था कि उन्हें सभी किसानों से, व्यापारियों से कर वसूलना है और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस कर को दे देना है। और जो उनका काम जो था किसानों का, ज़मींदार जो थे, बड़े बड़े ज़मींदार, उनका काम जो था सूर्यास्त विधि के आधार पर करा गया था कि वो सूर्यास्त विधि के आधार पर ही अपना सारा काम निपटाएंगे। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि सूर्यास्त विधि थी क्या। और जो स्तंभदारी बंदोबस्त था, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये था कि अगर ज़मींदार अगर जो टैक्स नहीं चुका पाएगा लोगों से लेके, किसानों से लेके, तो ज़मींदार की जो संपत्ति होगी उसे नीलाम कर दिया जाएगा, यानी कि बेच दिया जाएगा। इसलिए जो ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्तंभदारी बंदोबस्त को लागू करने के उद्देश्य क्या थे। आपको उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि स्तंभदारी बंदोबस्त को शुरू क्यों कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहा था। 1770 का दशक था। कभी अकाल पड़ जाता था, कभी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती थी, जिसकी वजह से किसान ज़्यादा टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि उसे टैक्स जो सही समय पर और निश्चित रूप से मिलता रहे। तो इसलिए उनने स्तंभदारी बंदोबस्त को बनाया ताकि उसे आसानी से टैक्स सही समय पर मिलता रहे किसानों से। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थायी बंदोबस्त से ज़मींदारों को लाभ। यानी कि ज़मींदार जो थे उन्हें स्थायी बंदोबस्त से क्या क्या लाभ हुए। उन्हें सबसे पहला लाभ ये हुआ था कि उन्हें बहुत सारी भूमि मिल गई थी।
जिसके वो स्वामी बन गए थे। अब उनसे वो भूमि कोई नहीं ले सकता था और अपनी भूमि को वो वंशानुगत भी दे सकते थे, अपने बाद अपने पुत्र को। जमींदार जो थे उनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ पाई थी और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जड़ें मजबूत हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर। जो जमींदार थे उनके पास बहुत सारी भूमि आने की वजह से उन्होंने कृषि में रुचि लेना शुरू कर दी और उन्होंने कृषि करवानी भी स्टार्ट कर दी जमींदारों ने। फिर क्या हुआ, फिर जब बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा कृषि का, तो वो उत्पादन की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत अच्छा कर देने लग गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की कर की भी जो समस्या थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कर के लिए उसे अलग से अधिकारी भी नहीं रखने पड़े, क्योंकि जो जमींदार थे वही बड़े बड़े छोटे बड़े जितने भी तरह के किसान होते थे सभी किसानों से कर लेकर जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा देता था सही समय पर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका स्थायी बंदोबस्त के किसानों पर बुरे प्रभाव। यानी कि जो किसान जो थे उन पर क्या क्या किस तरीके के प्रभाव पड़ रहे थे स्थायी तमदारी बंदोबस्त की वजह से। इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। जो स्थायी बंदोबस्त जो था उसकी वजह से किसान जो थे वो ज़मींदारों के ऊपर ही निर्भर हो गए थे पूरे। ज़मींदार जैसे चाहे उनके साथ कर सकता था अब, और वो उनके साथ बहुत बुरी तरीके से शोषण कर रहे थे ज़मींदार। किसानों से उन्होंने ज़मीनें छीन ली थी उनकी, और किसानों से उनकी ज़मीन पर फ्री में काम करवाने लग गए थे ज़मींदार। किसानों की बहुत बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पे। किसान जो थे बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। वो अपनी ज़मीन पर ही दूसरों के लिए खेती करना शुरू कर दी थी उन्होंने। जो किसान जो थे उनके पास कानूनी अधिकार भी नहीं बचे थे, उनसे वो छीन लिए गए थे। वो अपना केस भी नहीं कर सकते थे किसी के लिए। कोई भी किसान जो था अपनी ज़मीन किसी भी तरीके से बचा नहीं सकता था, ज़मींदार उससे सारी ज़मीन छीन लेता था। किसान जो थे बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे और ज़मींदार जो थे वो अमीर होते चले गए। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़मींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे एवं उनकी ज़मीनें क्यों नीलाम कर दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने एक रूल बना रखा था सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि के अंदर ज़मीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने तय कर रखा था कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले ज़मींदार को कर पहुँचाना होगा, अन्य तो उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। 1770 के दशक में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहा था और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती थी कभी कभार, जिसकी वजह से किसान टैक्स नहीं दे पाते थे ज़मींदारों को। जब ज़मींदारों को ही टैक्स नहीं मिलेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ से दें। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जब टैक्स नहीं मिलता था तो जो ज़मींदार होते थे उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज़मींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस टाइम पे भारत में ज़मींदार बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि इनकी शक्तियों पर किस तरीके से नियंत्रण रखा जाए। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे पहले उनकी सेना की जो टुकड़ी थी, यानी कि सेना रख रखी थी उन्होंने ज़मींदारों ने, उनकी सेना को ख़त्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दूसरा काम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा कि वो ये था, ज़मींदार जो थे वो सीमा पर शुल्क लेते थे, यानी कि टैक्स लेते थे लोगों से, व्यापारियों से, किसानों से। उस टैक्स लेने की व्यवस्था को ज़मींदारों की ख़त्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो उनकी ज़मींदारों की कचहरियाँ थी वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कलेक्टर रख दिए। कलेक्टर कहते हैं उस व्यक्ति को जो निगरानी करता है, वो निगरानी करता था ज़मींदारों की, ज़मींदार किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं वो खिलाफ तो काम नहीं कर रहे उनके। अगर वो उनके खिलाफ काम करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जानकारी दे देते थे कि ज़मींदार सही से काम नहीं कर रहा है। ज़मींदार जो था उसके पास स्थानीय पुलिस का अधिकार भी था, यानी कि पुलिस की तरह भी काम करता था ज़मींदार। उससे ये काम करने का तरीका भी उसका छीन लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ज़मींदार की स्थिति, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस टाइम पे ज़मींदार की क्या स्थिति थी। तो शुरुआत में तो ज़मींदार की स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु जब अकाल पड़ने लगे, महामारी बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहे थे, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी, टैक्स ना दे पाने की वजह से ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी संपत्तियां बहुत ज़्यादा नीलाम करी जा रही थी। यहाँ तक कि जो 75% ज़मींदार ऐसे थे जिनकी संपत्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीलाम करवा दी थी। इस वजह से ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे, वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
जमींदारों की स्थिति में गिरावट के कारण, यानी कि जमींदार जो थे उनकी स्थिति क्यों गिर गई। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहे थे, परंतु बाद में वो गरीब क्यों होते चले गए जमींदार। तो उसका सबसे पहला कारण ये था कि राजस्व की राशि जो थी बहुत अधिक थी, जमींदार इसे जमा नहीं करा पाते थे, अतः उनकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी, इससे उन्हें हानि उठानी पड़ती थी। इसका अर्थ यह है, जब राशि रखी गई थी, जब टैक्स लेने की जो इनकम रखी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा थी, जिसे वो इकट्ठा नहीं कर पाता जमींदार लोगों से। इस वजह से उसकी संपत्ति नीलाम हो जाती थी जमींदार की। कृषि की उपज के भाव कम थे, क्योंकि और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये था, किसान जो थे, किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसानों की फसल तो अच्छी हो नहीं रही थी, अच्छी ना होने के बावजूद उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे थे। जब किसानों को बहुत कम पैसे मिल रहे थे अपनी उपज के, तो ज़मींदार को भी सही तरीके से पैसा नहीं दे पा रहा था, इसलिए ज़मींदार भी सही से अदा नहीं कर पा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कर। जो फसल हो जाती थी खराब होने की वजह से भी ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, क्योंकि किसानों की फसल ख़राब हो जाती थी, किसान अपना टैक्स नहीं देते थे। जब वो टैक्स नहीं देते थे तो ज़मींदार भी नहीं दे पाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स। जो किसान थे, जब टैक्स नहीं देते थे तो वो बस खाली ज़मींदार उनके खिलाफ़ मुकदमा कर सकता था। बस खाली मुकदमा भी अगर ज़्यादा लंबे टाइम पर चल जाता था तो इसका नुकसान भी ज़मींदार को खुद ही उठाना पड़ता था। ये थी उनकी स्थिति में गिरावट के कारण। नेक्स्ट है हमारा राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक किया करते थे। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर की व्यवस्था रखी थी, कर अदा करना है जमींदार को इकट्ठा करके, तो जमींदार क्यों नहीं कर पा रहा था, क्यों चूक रहा था वो बार बार टैक्स ना दे पाने में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना, आपको 8 मार्क्स का आता है ये आपके एग्ज़ाम में। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था टैक्स ना अदा कर पाने का, कि 1770 का अकाल, यानी कि जो 1770 का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे अकाल बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। अकाल पड़ने की वजह से कृषि नहीं हो पा रही थी, तो किसान टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है, इसकी राशि की राशि जो थी वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब राशि बताई तो वो इतनी ज़्यादा बता दी थी कि लोग सब हैरान हो गए थे कि इतनी ज़्यादा राशि की राशि है, टैक्स की राशि है जो देनी पड़ेगी किसानों को। और उनने ऐसा रूल बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि फसल चाहे ख़राब हो या अच्छी हो किसानों की, उसे टैक्स देना ही पड़ेगा जितना निश्चित कर रखा है। और भविष्य में ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए क्या बारिश हो जाए, अकाल पड़ जाए, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ मतलब नहीं है। उसने टैक्स की व्यवस्था बना रखी है, उसकी टैक्स की व्यवस्था के अनुसार ही किसानों को टैक्स देना पड़ेगा। और ज़मींदार को भी जो सूर्यास्त विधि है उसके अनुसार ही देना पड़ेगा टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो राजस्व की दरें जो थी वो भी काफ़ी ऊंची थी, यानी किसानों से टैक्स वसूलना तो बहुत ज़्यादा वसूलना था, जो कि किसान दे ही नहीं पाते थे। राजस्व चुकाने के लिए समय बहुत पर्याप्त हुआ करता था, इसलिए सूर्यास्त विधि का प्रयोग किया जाता था। कई स्थानों पर स्पष्ट नहीं था कि लगान जो है कौन एकत्रित करेगा, अर्थात तालुकदार या जमींदार। इसका मतलब यह है कि जो बहुत सारी जगह थी वो जगह ऐसी थी कि किसी को भी पता नहीं था कि किसानों से, व्यापारियों से टैक्स कौन लेगा, तालुकदार लेंगे, जमींदार लेंगे या कलेक्टर लेगा। इस वजह से कोई टैक्स ही नहीं देता था। अमीर किसान जमींदारों को मना करते थे कर देने के लिए। इसका मतलब ये है बहुत से ताल्लुकदार नाम के व्यक्ति होते थे, बहुत सारे अमीर किसान होते थे, वो छोटे किसानों से कहते थे कि ज़मींदार को टैक्स मत दो, इसलिए वो ज़मींदार को टैक्स नहीं देते थे, जिसकी वजह से ज़मींदार को ही सारा नुकसान उठाना पड़ता था। तो ये सारी चूक करने के उसके कारण थे। आपका एक और है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सूर्यास्त विधि। इसके बारे में आप पूरे चैप्टर में अभी तक पढ़ते आ रहे हो, एक बार मैं फुल डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। जो सूर्यास्त विधि थी ये कर लेने की एक वो बनाई थी विधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विधि के अंदर ये बताया था कि जो ज़मींदार है उसे किसानों से टैक्स लेना है, टैक्स लेने के बाद उसे अगले दिन जब तक सूर्य अस्त होगा, यानी कि सूरज डूबेगा, सूरज डूबने से पहले पहले किसानों से कर लेके ज़मींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा, अन्य तो उसकी जो संपत्ति है उसे नीलाम कर दिया जाएगा ज़मींदार की। ये थी आपकी सूर्यास्त विधि। आते हैं ताल्लुकदार के बारे में पढ़ लेते हैं कि ताल्लुकदार आखिर थे कौन और इसका अर्थ क्या है। अगर ताल्लुकदार के बारे में हम पढ़ें तो हमें पता चलता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ताल्लुक और दूसरा दार। ताल्लुक जो है इसका अर्थ होता है जिला, परंतु दार शब्द जो है इसका अर्थ होता है स्वामी। इस तरीके से आप कह सकते हो कि ताल्लुकदार वे लोग होते थे जो जिलों के स्वामी होते थे। इन्हें
जिलों के स्वामी बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि ये भी बहुत सारा कर वसूलते थे किसानों से और व्यापारियों से और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे ताल्लुकदार जो थे। अब पढ़ते हैं रैयतों के बारे में कि रैयत कौन थे। रैयत जो थे वो बहुत बड़े बड़े किसान हुआ करते थे जो अपना खेती का काम खुद नहीं करते थे, दूसरों से करवाया करते थे, भूमिहीन किसानों से। गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।